नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन, वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। आज हम आप लोगों से अभी तक जो आपने पढ़ाने की प्रोसेस सीखी है, प्रक्रिया सीखी है, वो देखेंगे। और आपको 5 पार्ट दे रहे हैं, इनमें से ही कोई पार्ट आपको चूज करना है, चुनना है, और उसके आधार से आपको पढ़ाना है। और इन पार्टों पर निशान लगा लीजिए। वैसे सुबह आपको वहाँ ऑनलाइन क्लास में बताया था 5 पार्ट, नहीं सुन पाया हो या कोई विस्मृति हो तो आप, मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप वापस सुन लें और निशान लगा लें। पहला भाग, हाँ, भाग 2 में से पाप, पहला पार्ट है पाप। दूसरा पार्ट कसाय। तीसरा रहेगा तीसरे भाग से ये इंद्रियां। तीसरे भाग से इंद्रियां। फिर द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। उसके पहले है सदाचार। इंद्रियां, सदाचार, द्रव्य गुण पर्याय। पाप कसाय ये भाग 2 में से, इंद्रियां, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय भाग 3 से। इस तरह से ये 5 पाठ आपको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये अभी भी आपसे पढ़वाएंगे, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी आपको इन 5 पाठों की तैयारी करनी है। ठीक है। और आगे पाठ योजना किन पाठों से आएगी एग्जाम में, परीक्षा में, वो भी आपको 5 पाठ दे दिए जाएंगे। तो उनके आधार से आप पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो अभी मतलब उनके आधार से पाठ योजना की तैयारी करेंगे। अभी जो 5 पाठ बताए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें। जैसे पाप कसाय, ये 2 पाठ तो आपने पहले से भी अच्छे तैयार कर लिए हैं। और वहाँ तीसरे भाग से इंद्रियां, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय। तो अभी भी आपको अलग अलग पाठ लेने, या जो अनुमिति कोई पढ़ा देगा वो अनुमिति आप नहीं पढ़ाएंगे, उसमें से गलतियां निकालेंगे, या आप और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, वो यदि आप बताएंगे, करना चाहेंगे तो आप करेंगे। ठीक है ना। बाकी सबको नया नया ही प्रकरण लेना है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अभी तक किसने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, एक भी बार? सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। ये जो आपने 5 पाठ के नाम लिखा है ना, हम्म, उसमें से हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, तो जी। उसमें से अन्विति हम जो चूज करेंगे वो पढ़ाने की, या सर बोलेंगे वो पढ़ाने की? आपको अपनी अनुमिति बनानी है।
ठीक है, और 4 अनुमितियां बनाएं। ठीक है, इन 5 पाठों की 4-4 अनुमितियां बना के आप रखें। जो हाँ। मुख्य बिंदु हैं उनको आप निशान लगा लें। कोई उदाहरण देने हैं तो आप वहां चाहें तो कोई हिंट्स लिख सकते हैं कि कौन से उदाहरण से आप कौन सी बात समझाएंगे, तो ये सब आपको अलाउ है। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी तैयारी बढ़िया होना चाहिए। आप अपना भाग, अपनी पाठमाला अपने पास ला सकते हैं, मतलब सामने रख सकते हैं, और उसको ही उसके ही आधार से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर उस दिन हमें ऐसा बोला जाएगा कि सदाचार में से दूसरे दिन की पहली हाँ अनुमिति लो, हाँ ऐसा? अच्छा, और वो पढ़ाना होगा। बिल्कुल। ओके। तो जैसे आपसे कहा सदाचार पाठ के पहले दिन की पहली अनुमिति पढ़ाइए, या आप सदाचार वाला पाठ पढ़ाइए। तो पढ़ाइए का मतलब हो गया कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और यदि आपसे कहा कि दूसरे दिन से पढ़ाइए, तो आपने जो 4 पार्ट किए हैं उसके तो 2 पार्ट छोड़ के तीसरे पार्ट से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना। इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए 5 पाठों की। ठीक। तो चलिए। सर हम इन 5 पाठों के पाठ निर्देश पहले से बना लें तो पढ़ाते समय हम वो यूज कर सकते हैं। हाँ, यही तो बुद्धिमानी है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप हाँ हाँ। चाहें तो यहीं अपने भाग में भी निशान वगैरह लगा सकते हैं, मुख्य बिंदुओं पर निशान लगा सकते हैं, अनुमिति बांट सकते हैं। और जो समता जी ने कहा, ये और अच्छी बात हो जाएगी यदि आप अपने पाठ निर्देश तैयार कर लें। मतलब जैसे आपकी ये प्रशिक्षण निर्देशिका में इनके पाठ निर्देश भी दिए हैं, है ना। इनमें से जो इंद्रियां 101 नंबर पेज पर इंद्रियां दिया है। इसके पहले सदाचार का भी दिया है। सदाचार का नहीं दिया, तो जो जो दिए हैं इंद्रियां उसके बाद आएगा शायद। देखो, पाप कसाय के तो दिए ही हैं, ये हमने देखे थे। और सदाचार की भी दिया है इंद्रियों के बाद। तो ये आपके लिए मददगार होगी कि जीव भावासन परक प्रश्न किस तरह तैयार करेंगे और जीवनोपयोगी किस तरह तैयार करेंगे। उसके लिए आप ये पाठ प्रशिक्षण निर्देशिका के अंदर जो पाठ निर्देश दिए हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय की तो पाठ योजना बनी ही है। तो पाठ योजना के अंदर भी आपको ये सारे विषय मिल जाएंगे कि कैसे बोधगम्य निकालने हैं, कैसे वस्तुनिष्ठ तैयार कराने हैं, कैसे आपको भावासन परक और जीवनोपयोगी प्रश्न तैयार करने हैं और अपने पाठ मतलब पढ़ाना है। तो आप उसका प्रयोग करें। तो इसमें बहुत कुछ तो दिया ही है, तो उसका उपयोग करें और तैयारी अच्छी करें। द्रव्य गुण पर्याय की तो इसमें अनुमिति भी बांटी हुई है, सारा मटेरियल है, तो उसका आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह आप अच्छी तैयारी कर लें, और अभी भी आप इन 5 पाठों के आधार से ही पढ़ाएंगे। इनमें से जो चुनना हो आपको चुन लीजिए और पढ़ाना शुरू करिए। और कोई पढ़ाने में डाउट होगा तो आप जय जिनेन्द्र सर, सकते कौन हैं। से 5 हाँ, पार्ट है, आप एक बार रिपीट करेंगे? एक बार और रिपीट करें। मिताली जी आप बोलिए, 5 पाठ कौन से सुने आपने? हाँ हाँ भैया, बालबोध पाठमाला 2 में से पाप और कषाय, और बालबोध पाठमाला 3 में से इंद्रिय, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया। ये 5 पाठ अच्छे से तैयार कर लें। और सर आपको बता, एग्जाम 30 तारीख को होगी ना? हाँ 30 को प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। फिर टाइम कौन सा होगा सर? ये सब बता दिया जाएगा आपको, एक मतलब 2 दिन पहले बता देंगे, तो आप उस हिसाब से। और लगभग यही टाइम रहेगा। ये जो 1:30 वाला टाइम है, 1:30 से 3:30, यही टाइम रहना चाहिए। कितनी मिनट दी जाएंगी एक 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 व्यक्ति पर्सन को, को? हाँ एक परीक्षार्थी को मैक्सिमम 10 मिनट। ओ तो आपको लग रहा होगा आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है,
क्योंकि हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, अगला सोपान लगाइए, अगला, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो जैसे कि अभ्यास कक्षा में होता है, मतलब आप अपनी जो ऑनलाइन क्लास होती है आपकी, मुख्य कक्षाएं जो 4 से 5:30 वाली क्लास होती है ना, उसमें ऐसे ही तो करते हैं कि मान लो आपने शुरू कर दिया तो बोर्ड का पूर्व पाठ मूल्यांकन, उन्हें चेक करना है कि आपको सारे स्टेप याद हैं कि नहीं, है ना। और जैसे पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपने एक प्रश्न पूछ लिया, हम कहेंगे नेक्स्ट, मतलब हमें समझ में आ गया कि आपने चौथा ही सोपान लगाया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए, आदर्श वाचन का निर्देश दे दिया और आदर्श वाचन शुरू किया, हमने कहा नेक्स्ट, तो आप अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे, अनुकरण वाचन कराने लगे, हम कहें नेक्स्ट, गलतियां पूछेंगे और फिर हम कहेंगे नेक्स्ट, तो आप फिर विचार विश्लेषण पर आएंगे व्याख्या में, बस वहीं हम रुक जाएंगे। मतलब सबसे विचार विश्लेषण तो सुनेंगे, वो मुख्य है विषय, है ना। विचार विश्लेषण नहीं आता तो पूरी प्रक्रिया सीखने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है, इसलिए वहां रुकेंगे। हाँ, उसमें भी 1-2 परिभाषाएं आप समझा रहे होंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आप बराबर समझा रहे हैं, तो आगे हम कह सकते हैं आगे बढ़िए, ठीक है ना। सर, ऐसे, हाँ बोलिए हीरल जी। आगे बढ़िए ऐसा बोलो ना, बोले जब तो वही सोपान में हमें आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट बोले तो हमें दूसरा सोपान ले लेना है, ये आगे ठीक बढ़िए और समझे नेक्स्ट है? का एक ही मीनिंग है। अच्छा, ऐसा है। जैसे आप बोर्ड कार्य कर रहे हैं, है अच्छा, ना, और आप करने लगे, हम कहें नेक्स्ट, तो आप फिर क्या करेंगे इसके बाद, उद्देश्य कथन के पूर्व पाठ मूल्यांकन क्या करेंगे बताओ। तो कभी कभी नहीं अध्यात्म नहीं जी नहीं, ऐसा पहले क्यों बताओ, बोल पहले बताओ। क्या? पूर्व पाठ मूल्यांकन। हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है अभी अभी सबको। बोर्ड पर कार्य के बाद आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन करना है, उसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना है, जो पाठ आप शुरू करने वाले हैं। हाँ बोलिए, आप क्या पूछ रही हैं। तो कभी कभी अध्यात्म जी ऐसा बोलते हैं कि हम अगर बोले ना आगे बढ़ो तो आपको वो ही सोपान में आगे बढ़ना है, हम जब नेक्स्ट बोले तब आपको दूसरा सोपान लेना है। अच्छा, तो वो हमको मीनिंग क्या समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ो या नेक्स्ट, हम कैसे समझे? आप तो नेक्स्ट और आगे बढ़ने का मतलब ये समझना है, जैसे आप मान लीजिए विचार विश्लेषण कर रहे हैं और हाँ मूल्यांकन, उसमें मूल्यांकन कर रहे हैं। हाँ हाँ विचार विश्लेषण के अंदर मूल्यांकन करेंगे ना पहले, हाँ, तो करूंगी। बिंदु हाँ निकलवा रहे हैं और हाँ, हमने कह दिया नेक्स्ट या आगे बढ़िए, संवाद, तो इसके बाद संवाद। संवाद पे आना है। हाँ, उसके बाद हमने नेक्स्ट कह दिया तो आपको स्पष्टीकरण पे आना है, स्पष्टीकरण। ऐसा है। तो आगे बढ़िए में भी तो यही आ रहा है और नेक्स्ट में भी यही आ रहा है, ऐसा कैसे नेक्स्ट और नहीं, आगे बढ़िए का अंतर कैसे? पारिभाषिक में वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे मैं मिथ्यात्व की करा रही हूँ पारिभाषा, तो फिर वो ऐसा बोलते हैं कि यदि हम बोले ना आगे बढ़ो तो आपको द्रव्य हिंसा लेने की, अगर नेक्स्ट बोले ना तो आपको भावभाषक परक प्रश्नों पे जाने का। अच्छा, मुझे इसमें कंफ्यूजन। परीक्षा हम लोग लेंगे, आप निश्चिंत रहें, और अच्छा। हम आपको बता देंगे पहले ही कि हम जब नेक्स्ट बोलें तो क्या करना है, हाँ और बस, कोई भेद कर रहे हैं क्या हम लोग आगे बढ़िए और नेक्स्ट में, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ठीक कि है। मेरा विचार तो यही है कि हम नेक्स्ट बोलें या आगे बढ़िए बोलें, आपको आगे बढ़िए का मतलब अगले बिंदु पर पहुंचना है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से ये पढ़ाने के 5 पाठ आपको बता दिए गए हैं, आप इनकी अच्छी तैयारी करिए। आपके पास मटेरियल है, आपके पास किताबें हैं, उस पर आप निशान लगा लें, बिंदु पर निशान लगा लें, उदाहरण सेट कर लें, और आपकी जो प्रशिक्षण निर्देशिका है उसमें भी पाठ योजनाएं हैं और पाठ निर्देश हैं, इन पाठों के 5 पाठों के, तो उसका आप प्रयोग कर लें, उपयोग कर लें, और अच्छे तरह से आप पढ़ाने की तैयारी करें, अध्यापन की तैयारी करें, ठीक है। भाई साहब हाँ कविता जी, रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट है, एक बार मैं अभी ज्वाइन हूँ, 5 पार्ट कौन कौन से बता दीजिए 5 प्लीज। पाठ फिर से बताएं। जी सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हुई। चलो, तो अब मैं पूछ रहा हूँ हीरल जी से। हीरल जी 5 पाठ बताइए। कविता जी, बालबोध भाग 2 में से पाप और कषाय का लेसन है, फिर बालबोध भाग 3 में से
सदाचार, इंद्रिया, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय, ये 3 लेसन है। ठीक है, ये 5 हो गए। अब रितु अजमेर आ गई हैं, जी, अब वो कहेंगी जी, जी। कौन से 5 पार्ट हैं। चलिए अब अपन शुरू कर रहे हैं, और अब समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही समय कम मिलता है प्रैक्टिस का। तो आप 5 पाठों में से कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हैं वो निश्चित करके रखें पहले से। उसके सब मुख्य बिंदु, क्योंकि मुख्य बिंदु ये निकाल के रखने की जरूरत इसलिए है, ये तो आपको मालूम है कि आदर्श वाचन का निर्देश देंगे आप, लेकिन हम पढ़ने नहीं देंगे आपको यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अन्विति में कितने मुख्य बिंदु हैं। ये नहीं कि 2 लाइनें पढ़ने दी तो 2 ही लाइनों को समझाना है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप ऐसा कर, कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि मैंने यदि 2 ही लाइनें पढ़ पाई तो वो समझते हैं कि 2 लाइनों के आधार से ही हमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है। वो अन्विति जो आपने सेट की है उसमें 2-3 परिभाषाएं होना चाहिए, 2-3 कम से कम मुख्य बातें अच्छी होना चाहिए उसके अंदर, ऐसी अन्विति सेट करना। चलिए तो आप में से मैं सबसे पहले कौन पढ़ाना चाहते हैं, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। भैया हाँ मैंने ना सामूहिक क्लास के लिए अष्टमूल गुण का तैयार किया था, तो मैं वो पढ़ा दूं क्या? मतलब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आप उसमें कुछ हो तो बता दीजिए, तो मैं सामूहिक कक्षा में वो पढ़ा दूंगी। आज छुट्टी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इन पाठों के अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा बस इतना मतलब है कि आप रिपीट नहीं करें। जैसे ऐसा नहीं कि पाप पाठ शुरू किया तो सबके सब पाप ही पाप करते रहे, मतलब कोई पुण्य भी करो तो ऐसा इसलिए मैंने कहा कि सबके अलग अलग टॉपिक होना चाहिए। तो आपका यदि श्रावक के अष्टमूल गुण है तो वो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने तो सारे ही सीखना है। एक तो अभी बस एग्जाम के लिए बता दिया कि 5 चैप्टर फिक्स हैं, है ना, उनकी विशेष तैयारी कर लें, बाकी सबकी तैयारी तो करनी ही है। चलिए तो आप कौन पढ़ा रहे हैं सबसे पहले? नहीं तो मैं बोलूंगा। हाँ विरल सेठ, हाँ जी आप पढ़ा रही हैं, बता दें कि कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं मुझे, तो बाकी लोग भी। सर मैं कसाई पाठ में से दूसरे दिन की पहली अन्विति पढ़ाना चाहूंगी। वाया कसाय पाठ दूसरे दिन की पहली अन्विति, मतलब आधा पाठ हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आप शुरू करेंगी। पहले अन्विति बता दूं मेरी। हाँ बताइए। सर एक बात मैं पहले बोल दूं, मैं है ना गुजराती हूँ, तो मेरे पास गुजराती बुक है, तो आदर्श वाचन में आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, चलेगा। ठीक है। तो जहाँ पे क्रोध की डेफिनेशन खत्म होती है ना, क्रोध उत्पन्न होता है, फिर ऐसा चालू होता है कि इस तरह जब हम मान का चालू होता है ना, वहां से मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक। इस तरह जब हम ऐसा मान लेते हैं वहां से पढ़ाऊंगी, और माया का जो है ना छल कपट बहुत होता है, वहां मैं कंप्लीट करूंगी। यानी मान और माया 2 आएगी। मान और माया रहेगी आपकी सन्निधि। ठीक है, हाँ जी शुरू करें, तो सभी इस हिसाब से ही गलतियां नोट करेंगे। हाँ जी। जय जिनेन्द्र बच्चों, चलो सब अच्छे से बैठ जाओ, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। चलो आज हम है ना, कल हमने कसाई पाठ शुरू किया था, आज हम, सर गुजराती में बोलूं तो समझ में आएगा? बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र, चलो હવે આપણે પાઠશાળા ચાલુ કરીએ। જો બાળકો તમને ખબર જ છે કે આપણે કાલે કસાઈ પાઠ ચાલુ કરેલો, હવે એમાં આપણે सर समझ में आ रहा है ना? गुरुदेव की कृपा से गुजराती इतनी तो समझ में आती है। तो હવે આપણે એમાં આજે આગળ ભણવાનું છે, બરાબર? आज की डेट 26/5/2022, पाठ कसाई। तो बच्चों पहले हमने कल क्या पढ़ा था, हम वो याद कर लेते हैं। विभाव कोने कहे छे, कसाई कोने कहे छे,
બહુ સરસ. સમતાજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે જે આત્માને કશે અર્થાત દુખતે તેને કશાય કહે છે. રાગ કોને કહે છે? શું કશાય આત્માનો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે? કેમ? અરે વાહ, કવિતાજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે ના, કશાય આત્માનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી, એ તો વિભાવ છે. કારણ કે આત્માનો ત્રિકાળ સ્વભાવ તો જાણવું દેખવું છે. બહુ સરસ Okay. कविताजी. मिथ्यात्व आगे बढ़िए. हाँ, चलो तो आज हम कषाय पाठ में क्या देखने वाले हैं? मान और माया. हमें આપણને દરરોજે શું થાય છે? બધી વસ્તુમાં આપણે સુંદર દેખાતા હોઈએ એનું માન થાય છે. કોઈ વસ્તુ ગમી જાય તો એને કોઈ પણ રીતે લઈ લેવાની આપણને જે લાલચ થાય, કોઈ પણ રીતે લઈ લેવું હોય છે, આપણે એના માટે છળ કપટ કરીએ છીએ, બરાબર? તો આપણે એવું બધું કેમ કરીએ છીએ અને કેવી રીતે મટે એ આજે આપણે સમજીશું. તો જોવો બાળકો, હવે હું વાંચું છું અને તમે ધ્યાન રાખજો કે કેવી રીતે વાંચવાનું છે, બરાબર? પછી હું તમારા લોકો જોડે પણ વંચાવડાવીશ. तो सर अब पढ़ूं मैं या नहीं पढ़ूं? आप तो अपना काम करते जाइए, एवी रीते काम मेरा है. બધા ધ્યાન રાખજો, બરાબર? એવી રીતે જ્યારે આપણે એમ માની आगे बढ़िए. જો બાળકો, તો હવે મેં વાંચ્યું, બરાબર? તમે બધાએ બી સાંભળ્યું કે મેં કેવી રીતે વાંચ્યું, બરાબર? હવે હું તમારામાંથી 2 જણને વંચાવડાવીશ, બરાબર? અને બાકી બધાએ શું કરવાનું છે કે એ ક્યાં મિસ્ટેક કરે છે ધ્યાન દેવાનું છે અને આ પાઠમાં જે મુખ્ય પોઈન્ટ આવે છે એના પર બી તમે ધ્યાન રાખજો, બરાબર? મેં કાલે પણ તમને કીધું હતું ને કે તમે મુખ્ય બિંદુ કાઢીને લાવજો, બરાબર? તો ચલો હવે એક સમતાજી સુબોધ બનશે અને પૂજાજી પ્રબોધ બનશે. તો ચલો હવે તમે વાંચો. हो गया. आगे. બહુ સરસ, તમે લોકોએ બંનેએ બહુ સરસ વાંચ્યું. હવે મને કહો કે આમાં કોઈની મિસ્ટેક હતી? નહોતી. બહુ સરસ, એ લોકોએ સરસ વાંચ્યું, સરસ. તો ચલો હવે મને એમ કહો કે આપણે આ જેટલો પાઠ વાંચ્યો એમાંથી તમને શું શું સમજાયું, શું ભાવ નીકળ્યો? કોણ કહેશે? સમતાજી કહેશો? घमंड को ही मान कहते हैं. બહુ સરસ. પૂજાજી, કઈ બીજું મુખ્ય બિંદુ દેખાયો તમને? આમાં બીજું છે લોભનું. એક તો માયાચારી એટલે છલ કપટ, અને માન એટલે અલગ અલગ પ્રકારના મદ હોય, 8 મદ, રૂપ મદ, બલ મદ, જ્ઞાન મદ, એ અલગ અલગ પ્રકારના. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જેવી રીતે તમે બંને બહુ સરસ વાંચીને આયા છો ઘરેથી, બરાબર છે? માન અને માયા, બરાબર? હવે આપણે એ કેમ થાય છે, કેવી રીતે મટે છે, એ બધું આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. ચલો તો સૌથી પહેલા તો શું કીધું છે કે અભિમાનને માન કહે છે, બરાબર? એટલે કે ઘમંડ કરવું, બરાબર? એ બધાને શું કહેવાય? માન કહેવાય. આપણને આપણી બધી જ વસ્તુઓ ઉપર કે આપણી બધી જ જે આપણને જે બી બધી આવડતો હોય આપણી, એ બધા ઉપર આપણને કેવું માન હોય છે, બરાબર છે? કે જો આપણે થોડુંક સમજીએ, ધારો આપણને બધા પૂતગલ અને આપણે જ સુપિરિયર છીએ અને બધા જ પૂતગલોમાં આપણને છે ને કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, મમત્વ હોય છે. એ બધાનું પણ આપણને માન હોય છે, એ આપણે સમજવું પડશે. જેવી રીતે આપણે રસોઈ બહુ સરસ બનાવતા હોઈએ ને તો આપણને એના કર્તૃત્વનું બહુ જ અભિમાન હોય કે મારા જેવી રસોઈ તો કોઈ ના બનાવી શકે, બરાબર? આપણને આપણી સુંદરતાનું બી માન હોય છે. પછી આપણી પાસે મર્સિડીઝ છે તો આપણને એનું બી માન થાય કે જો મારી જોડે તો મર્સિડીઝ છે, બીજા પાસે તો સેન્ટ્રો છે.
આવી રીતે આપણે જગતમાં બધા પૂતગલો પ્રત્યે બી કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, મમત્વ કરીને આપણા માનનું પોષણ કરતા હોઈએ છીએ. આપણને ધારો કે અહીંયા ક્લાસમાં બી ડેમો આપતા પણ જો સરસ આવડી જાય, આપણી સરસ પ્રશંસા સર કરે ને તો આપણને અંદરમાં એનું પણ માન થતું હોય છે કે જોયું કે મારું માન મને સરસ આવડ્યું. તો એ બધું જે અભિમાન છે એ અભિમાન આપણને બહુ જ દુઃખનું કારણ છે. એ માન કરવાથી આપણને શું થશે? નીચી ગતિ મળશે. આપણે સંસારમાં જ રખડીશું અને આપણે બનવું છે ભગવાન. આપણા ભગવાન કેવા હોય છે? માન રહિત. આપણે પજોષણમાં બી જોઈએ છે ને કે ઉત્તમ, ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ એ ધર્મ હોય છે. તો એમાં આપણે જોઈએ છે ને કે ક્ષમામાં ક્રોધ હોય છે, બરાબર, અને માનમાં શું હોય છે? આર્જવ હોય છે. તો માનના અભાવમાં કયો ધર્મ પ્રગટે છે? ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ, બરાબર. તો હા, ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ પ્રગટે છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે બી ભગવાન બનવું છે તો આ માન કશાય ના કરવો જોઈએ અને નિરંતર આપણે આપણા પરિણામો જોવા જોઈએ કે આપણે ક્યાં માન કરીએ છીએ, બરાબર. કારણ કે અને આ બધું આપણે કેમ કરીએ છીએ? મિથ્યાત્વને आगे बढ़िए. ચલો, તો હવે તમે તમારી કોપી નીકાળો. હું તમને ક્વેશ્ચન લખાવું છું, આન્સર લખાવું છું, તમે એ લખી લો. માન Okay. કોને કહે છે? लिख गए. आगे. सॉरी चलो। सर, अभी पढ़ा मैंने मैसेज। हाँ जी, हीरल जी आगे. હા, તો ચલો હવે મેં તમને ક્વેશ્ચન આન્સર લખાયા. તો હવે હું તમને એમાંથી પૂછું છું. આપણે ડેફિનેશન જોઈએ, બરાબર છે. માન કોને કહે છે? અભિમાનને માન કહે છે, બરાબર. ચલો હવે અભિમાનને માન કહે છે કે નહીં? કહે છે, બરાબર. અભિમાનને માન કહે છે કે ક્રોધ? સમતાજી? માન. અભિમાનને શું કહે છે? પૂજાજી? માન. અરે યાર, हेलो. हाँ बोलिए. अरे हाँ, नहीं सर, वो मेरा कनेक्शन थोड़ा वो हो गया, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, आप बोलते जाइए. हाँ, मान कोने कहे छे? एक सेकंड ना सर, वो थोड़ा स्लाइड हो. हाँ, बस हो गया. चलो, तो હવે મને એમ કહો કે માન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવી રીતે મટે? સમતાજી? जब किसी कोई चीज हमारे पास होती है तो उसके कारण हमें उसका मान होता है कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज है, चाहे अभी आपने समझाया कार का एग्जाम्पल हो या किसी भी चीज का, सुंदर दिखते हो। पर अगर हम उसको छोड़कर अपनी आत्मा में ध्यान देंगे तो वो मान कशा हमें उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव से सभी जीव एक समान है। बहुत बढ़िया. પણ આપણે અત્યારે પુસ્તકમાંથી શું સમજ્યા હતા કે જ્યારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે દુનિયાની બધી વસ્તુઓ મારી છે અને હું તેનો સ્વામી છું, ત્યારે આપણને શું થઈ જાય છે? માન થઈ જાય છે, બરાબર. આ માનની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, બરાબર. અને એ કેવી રીતે મટે? તો જ્યારે આપણે તત્વજ્ઞાન પૂર્વક ભેદ વિજ્ઞાન કરીશું ત્યારે માનની ઉત્પત્તિ નહીં થાય. માયા કરનાર જીવ મરીને પશુ થાય છે, એ સ્પષ્ટ કરો. કોણ કહેશે? નિધિજી? मायाचारी का फल पशु गति होती है। तो जो जीव मायाचारी करते हैं मतलब उनके मन में कुछ और होता है, वचन से वो कुछ और बोलते हैं और वो काम कुछ और करते हैं, मतलब वो जैसे हैं वो वैसा अपने को नहीं बताकर कुछ और ही प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के भावों का फल, इस प्रकार की क्रियाओं का फल
पशुगति, इसका पशुगति में जाके वो जीव फिर जन्म लेता है। બહુ સરસ, તમે એકદમ સરસ જવાબ આપ્યો, બરાબર। તે માયા કરનાર જીવના મનમાં કંઈક અલગ હોય છે, એ બોલે છે કંઈક અલગ અને કરે છે કંઈક અલગ જ, એટલે એને તિર્યંજ ગતિનો બંધ થાય છે, બરાબર। અને આપણે હમણાં સમજ્યા હતા ને કે સૌથી વધુ માયાચારી કોનામાં હોય છે? સ્ત્રી પર્યાયમાં હોય છે, બરાબર। એટલે ચલો આગળ। લોભી જીવોને છળ કપટ ઘણું હોય છે, એ સ્પષ્ટ કરો। લોભી જીવ કેમ બહુ જ છળ કપટ કરે એ સમજાવવાનું છે। કવિતાજી। जी, जैसे हमको एक घर में 2 बच्चे हैं, तो एक को लड्डू पसंद है, ज्यादा पसंद, दोनों को पसंद है, एक को ज्यादा पसंद है, तो मम्मी ने जितने, ओके सर अभी जीवन उपयोगी प्रश्न पूछने हैं मेरे को। तो वही तो आगे बढ़ने का है, ओके भावासन से जीवन उपयोगी में आ गए। ओके। हम कस्टमर को बहुत अच्छा बोल के સસ્તી વસ્તુ આપી દઈએ છીએ આપણે કસ્ટમરને, બહુ મીઠું મીઠું બોલીને, તો એને શું કહેવાશે પૂજાજી? માયાચારી। બહુ સરસ, માયાચારી। પછી જો હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, પોતાની સુંદરતાના વખાણ કરવા તે શું છે મિતાલીજી? हिंदी में प्लीज ट्रांसलेट कर दी। अपनी सुंदरता का, अपने रूप का बहुमान करना, रूप मत यानी उसका बहुमान करना, वो क्या है? मान कषाय। बहुत सर, और हाँ बहुत अच्छे। और अभी सुनिए उसी में आगे मिताली जी कि ये तो हमने रूप का बोला कि हम किसी की सुंदरता की झूठी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी की झूठी तारीफ कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? मायाचारी। बहुत अच्छे, कुछ रहे और हाँ बहुत अच्छे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि किसी की रूप की हम तारीफ करते हैं तो वो यानी अपनी रूप की तारीफ करते हैं तो वो क्या होता है? मान कसाई, ठीक है, उसमें मान कसाई होता है। और हम किसी की झूठी तारीफ करते हैं तो माया कसाई होती है। स्कूल में जब हम फर्स्ट आते हैं, ठीक है बच्चों, तो देखो अब मैं एक बार, हमने आज क्लास में जो भी पढ़ा है वो बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? हो गया। चलो बच्चों अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हीरल जी सेठ ने आपके सामने अपना पाठ प्रस्तुत किया। इन्होंने दूसरा दिन कसाय पाठ का दूसरा दिन और पहली अनुवृत्ति पढ़ाई, और पहली अनुवृत्ति पूरी होने के बाद उन्होंने दूसरी अनुवृत्ति प्रारंभ कर दी, क्योंकि सारांश कथन के बाद दूसरी अनुवृत्ति शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका ध्यान रखा उन्होंने। अब आपको अभी तक जो इन्होंने पढ़ाया है उसमें किसी भी संबंध में कोई गलती हुई हो तो आपको बताना है, जिससे कि वो और सुधार सकें। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो ऐसे ही सबको और अभ्यास करना चाहिए। चलिए, फिर भी कुछ गलतियां हैं वो अपन सुधारेंगे। हाँ जी, मिताली जी बताइए। मान का उन्होंने बोला था उत्तम आर्जव धन प्रकट होता है मान से, मान के नाश से, तो मान कषाय को नष्ट करके उत्तम आर्जव नहीं उत्तम मार्दव होता है। मार्दव, ठीक है, सुधार लें। ओके, और बताएं निधि जी। सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बस मैं ये उनसे कहना चाह रही थी कि जैसे त्रियंच गति शब्द का प्रयोग पाठ में कहीं नहीं किया, मैंने ध्यान दिया था। पशु बनते हैं तो इसका रीजन है कि आगे गति है, आगे वाला चैप्टर गति है, तो अभी आपको वो टर्म यूज नहीं करने हैं जो अभी तक आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किए हैं बच्चों को। बहुत अच्छा पकड़ा, बढ़िया। हाँ जी, और कोई? हाँ समता जी बोलिए।
सर बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, पर मुझे सर आपसे एक क्वेश्चन था कि वस्तुनिष्ठ के बाद हमें ये जीवन उपयोगी और भाव भाषण लेने हैं, या व्याख्या करते समय ही हम ये क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं? व्याख्या करते समय आपको समझाना है भाव भाषण और जीवनोपयोगी प्रश्नों को, मतलब बातों को, बिंदुओं को, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के अंदर आपको इनके प्रश्न करने हैं। अब जैसे हीरल जी ने जितने प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न किए हैं और उसके उत्तर भी बड़े, मतलब एक्सप्लेन ज्यादा किए हैं, इतना नहीं होना चाहिए। उसमें तो जैसे 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं आप, इतना छोटा छोटा होना चाहिए। मतलब प्रश्न भले ही बड़ा हो लेकिन उत्तर में वस्तुनिष्ठ है ना, छोटा में। तो वस्तुनिष्ठ है तो इसका मतलब हुआ एक शब्द में, है ना, ऐसा उत्तर होना चाहिए। तो वो ज्यादा बड़े बड़े उत्तर हो रहे थे और उन्होंने भी कुछ समझा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह और सेट सर करें। उन्होंने वो जो क्वेश्चन पूछा था कि मान कैसे मतलब मान उत्पन्न ना हो, वो तो नेक्स्ट उसमें आएगा ना, नेक्स्ट अनुवृत्ति में आएगा जब नहीं, एडलिंग इसमें होता भी है आया तब। है, इसमें भी है। जहाँ घमंड की मान की परिभाषा दी है वहां पर ही ये सब दिया है। लोग कहते हैं कि यह बहुत घमंडी नहीं। घमंडी है, इसे अपने धन और और ताकत का बहुत घमंड है, रुपया पैसा ये सब नहीं है, पर हम व्यर्थ नहीं ही सर, कोशिश उसके करते हैं। ऊपर जहाँ पे क्रोध की हाँ, इसके डेफिनेशन ऊपर खत्म है, होती इसके है, ऊपर, वहां इसके से मैंने ऊपर है। शुरू हाँ, की थी अन्विति। ठीक है, ठीक। क्रोध वाला जहाँ बताया है कि तो हमें यह क्रोध आता ही क्यों है, तो उसके अंदर ही मान का भी बता दिया कि जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। ये इसी अन्विति में आएगा। और क्रोध की परिभाषा और क्रोध के उत्पन्न होने के कारण के बाद ये बताया गया। मिल गया सबको? सर हाँ सर, इसमें एक डाउट है कि ये हम एक ही पैराग्राफ में क्रोध भी लिया है और मान भी लिया है, तो हम इसको अन्विति में फर्स्ट में और सेकंड में डाल सकते हैं, या पूरा पैराग्राफ हमें लेना पड़ेगा सेकंड तो अन्विति में? इन्होंने तो अन्विति ही यहाँ से बनाई ना। अच्छा, मान से बनाई है? पैराग्राफ तोड़ के बनाइए सर। नहीं, तोड़ के नहीं बनाना है। हम्म। तो तोड़ फिर के सर नहीं। वो आधा मान ऊपर चला जाता और आधा नीचे रह जाता। तो अच्छा है ना, मान डिवाइड हो गया तो डिवाइड हो गया तो उसको तोड़ सकते जल्दी। चलो, वो उससे कुछ नहीं है, अपन ने पढ़ लिया ना, पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उसके आधार से प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, और लोगों को भी अभी समय देना है। देखो, पूर्व पाठ मूल्यांकन के संबंध में कौन कुछ बोलना चाह रहा है? पूर्व पाठ सर संवाद के लिए मुझे कहना था एक बात। उन्होंने मान के क्वेश्चन पूछे, मान के उत्तर आए, माया के उत्तर नहीं आए, तो उनको पूछना था, अच्छा माया के बारे में बच्चों से निकलवाना सर, ऐसा बोलते हैं ना, तो संवाद अधूरा तो नहीं कहेंगे, मेरा को डाउट ऐसा। नहीं, अब चूंकि यदि संवाद वो करने लगी हैं और संवाद करने लगी और मैंने कह दिया आगे बढ़िए, तो फिर वो अंडरस्टूड है कि हो गया। बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी उसमें आ गए, ऐसा समझना चाहिए। ओके, चलिए, आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन में कुछ कहना है आपको? हाँ, निधि जी बोलिए। सर सिर्फ पारिभाषिक थे, भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी टच ही नहीं किए थे उन्होंने, तो मतलब कर भी सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इंक्लूड कर लें तो। मैंने नेक्स्ट कह दिया था, सो वहां करने वाली होंगी। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने ज्यादा पूर्व पाठ मूल्यांकन नहीं करने हैं। आपने तो अच्छा, 6-7 प्रश्न कर दिए, अब हम कब तक सुनते रहेंगे? मतलब पूरा इतने, पाठ में रिवाइज करना है, 2-3 पूछ लिए कि भाई हाँ, हाँ, याद है लगभग तो मतलब जैसे आप चावल पकाते हैं और 2-3 चावल चेक कर लेते हैं कि पके के नहीं, जी। बस ऐसे ही यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि आपने याद किया है कि नहीं। तो एक पहली अन्विति से क्वेश्चन पूछ लिया, एक दूसरी अन्विति से पूछ लिया, एक आध और पूछ लो, तो बाकी जीवनोपयोगी और भावासन वाले भी तो पूछना है। तो ऐसे 3-4 प्रश्न कर लिए, हो गया। तो ऐसा करना चाहिए। और अब जो गलती है वो तो आपने बताई नहीं। ये गलती है कि आपने प्रश्न तो बोले
लेकिन पूछे ही नहीं, वैसे ही कहती गई कि हाँ बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। ऐसा नहीं करना है, पूछना ही है। मतलब ये कि आपको पूछना था। कसाय किसे कहते हैं? पूजा जी बताइए। प्रश्न हो गया सामूहिक, उत्तर हो गया व्यक्तिगत। बाद में मैंने सब पूछे, पर वो हर रोज डेमो में वहां ऐसा चलता है ना कि हाँ। ऑनलाइन वाले को आगे कुछ म्यूट पे ही रखते हैं, तो मैंने उस हिसाब से ही मगज में पहले ले लिया। फिर प्रेजेंट हुई कि नहीं, अभी तो मेरे को पूछना ही है सबसे। ऐसा नहीं करना है। हाँ आप हाँ हाँ, वो हर रोज के हिसाब से जैसा दिमाग करना चाहिए वैसे ही आप पढ़ाएं। जब हमें समझ में आ जाए कि आप ठीक पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे नेक्स्ट, या ये कोई कमी भी होगी तो हम कहेंगे नेक्स्ट। जो भी होगा आपको नेक्स्ट बिंदु पर जाना है आपको, लेकिन अपने सही तरीके से ही पढ़ाना है। जब कह दिया जाए कि आप तो केवल प्रश्न ही प्रश्न बोल दो, हाँ, तब हाँ, आपको प्रश्न ही प्रश्न बोलना है। हमने तो कहा ही नहीं कि आप प्रश्न ही प्रश्न बोल दो। हाँ, आप नहीं कहा, पर हर रोज वो सुना हुआ है ना, तो वो ही हाँ। माइंड में रह गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो गलतियां सुधरेंगी। और सही अभी बात तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। अब लेकिन जब नेक्स्ट जो हम लोग 2 लोग बैठेंगे और आपकी हर एक से पढ़वाया जाएगा, तो वहां पर आपको ये बताएंगे नहीं, बस मार्किंग करेंगे। तो सर एग्जाम में अकेले एग्जाम में भी ऐसे ही सब बैठे होंगे, हम सब साथ में, और प्रैक्टिकल बिल्कुल। होगा। हाँ, तभी तो आप दूसरे ये छात्र बनेंगे, ये सब हाँ, बाकी लोग छात्र बनेंगे और आप उनसे पूछ पाएंगे। तो यहाँ 2 परीक्षक बैठेंगे, एक मैं हूँ, एक और मेरे साथ बैठेंगे। तो 2 लोग बैठेंगे और दोनों अलग अलग तरीके से परीक्षण करेंगे और दोनों का टोटल होगा और फिर उसके बाद फाइनल। तो आपको अपना पूरा ही जैसा पढ़ाना चाहिए वैसा तैयार करना है। जब हम बोलें कि आप तो प्रश्न ही बोल दो, तब बोलना प्रश्न, नहीं तो आप तो जैसे पूछते हैं वैसे ही पूछना है। अच्छा। ठीक है, चलिए और कुछ पूछ। यानी सर पूर्व पाठ मूल्यांकन में हमें 3 या 4 ही क्वेश्चन लेने हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, 2 और प्रश्न ये ले लीजिए। देखो, जैसे मान लो आपने आधे पाठ से शुरू किया था, तो कल के आप एक प्रश्न एक अनुमिति से पूछ लें, दूसरा प्रश्न दूसरी अनुमिति से पूछ लें, और हाँ, फिर उसके बाद एक भावासन वाला पूछ लें, एक जीवनोपयोगी पूछ लें। तो 4 प्रश्न में कवर हो गया। हाँ, सैंपल चेक करना है, मतलब टेस्ट करना है कि उनने तैयार किया है कि नहीं। इसी का नाम है मूल्यांकन, पूर्व पाठ मूल्यांकन। जो पहले पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी जांच, एग्जामिन करना, परीक्षण। ऐसे अपन रेगुलर क्लासों में एक और पहले के पाठों का भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पहले के पाठों का भी पूछ सकते हैं। अभी नहीं, अभी तो अपन को एक टेक्निक है, इसलिए आपको जस्ट पहले वाला ही पूछना बस। ठीक है, चलिए और और सर बताएं कोई। वस्तुनिष्ठ में भावभाषक और जीवन उपयोगी में भी ऐसे 1-2 लाइन के आंसर है, वैसा ही थोड़े बड़े आंसर नहीं हो सकते? मतलब जो नहीं, क्वेश्चन तो बड़े हो सकते हैं लेकिन आंसर आपको एक शब्द, वस्तुनिष्ठ तभी तो कहलाएंगे ना। हाँ, वस्तुनिष्ठ में देखो हाँ नहीं, 4 ऑप्शन वाले होते जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, जोड़ियां बनाइए, है ना, ऐसे 1 वर्ड वाले, ये सब कहलाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छा। अर्थात ऐसा तो सर किसी ने समझाया ही नहीं है हमको। तो आपको वस्तुनिष्ठ वालों में इस तरह 4 ऑप्शन दे भी सकते हैं, नहीं तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हो कि इसमें एक शब्द में जवाब देना फटाफट। यानी आप वस्तुनिष्ठ के पारिभाषिक में बोल रहे हैं सर, या भावभाषण या नहीं, जीवन उपयोगी? भावासन और जीवनोपयोगी का बोल रहा हूँ। तो फिर बड़े वस्तुनिष्ठ वाला क्वेश्चन तो आंसर किस में जाते हैं सर? वो भी जैसे बड़े क्वेश्चन में क्या लेना आपको, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे हो गए तो हम ऐसा जैसे बोल मान लो लेंगे, आपने पर बड़े लोगों को पढ़ाए तो मान बड़ा कसाय का कुछ। लिया, हाँ, तो घमंड को मान कहते हैं। घमंड को मान कहते हैं या नहीं, ये तो 4 जो सोपान लगने वो तो जैसे लगाने हैं वे तो लगाने ही है। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं भावभाषण और जीवनोपयोगी पर, वो भी वस्तुनिष्ठ हैं, इसलिए आप ऐसे ही आंसर होना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा ही होना चाहिए
जिसमें एक शब्द में उत्तर मिल जाए, ऐसे बनाए। ठीक है, ये तो आज ही समझ में आया सर। तो आप चाहें तो ऑप्शन भी दे सकते हैं कि वो ऐसा करेगा कि नहीं। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन दे दी हमने जीवनोपयोगी में, कोई घटना दे दी। अब ऐसी स्थिति में वो जो भाव करेगा उसको क्या कहते हैं? क्रोध, मान, या क्रोध और मान, या माया। तो वो आपको, या दोनों, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए तो वो कहेगा कि क्रोध, मान लो क्रोध आंसर है तो क्रोध बोल देगा। तो इतना ऐसा टाइप का होना चाहिए। आपके जो किताब है उसमें भी इसी तरह के दिए हैं, आप देखना, है ना। भावभाषण वाले, जीवनोपयोगी वाले, ऐसे छोटे छोटे आंसर आना चाहिए वस्तुनिष्ठ में। बोधगम्य में तो केवल लिखाने वाले होते हैं, इसलिए उसमें भावभाषण और जीवनोपयोगी नहीं करना है। उसमें भावभाषण और जीवनोपयोगी नहीं करना बोधगम्य में। ठीक है, कहाँ कहाँ करने हैं भावभाषण और जीवनोपयोगी? पूर्व पाठ मूल्यांकन में। दूसरा, आप जब स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो समझाने में, प्रश्न तो नहीं है वो, समझा रहे हैं, भावभाषण और जीवनोपयोगी। फिर वस्तुनिष्ठ में। ठीक है भाई, 3 जगह हो गई। इन 3 स्थानों पर इन चीजों का ध्यान रखना, भावभाषण और जीवनोपयोगी भी ऐड करना। तो सर ये पूछना था कि जब हम ये वस्तुनिष्ठ में भावभाषण और जीवनोपयोगी प्रश्न पूछते हैं, फिर उनका जो आंसर आता है तो हम उनपे 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं डेमो में, या नहीं कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसे ही। कोई एकदम ही डाउट हो तो वो बात अलग है कि वो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, या कुछ डाउट हो रहा है कि यार ये जवाब होना चाहिए, तो आपने यही क्यों चुना उत्तर, तो आपको थोड़ा सा समझाना, तो बात अलग। लेकिन सिस्टम में ये नहीं होता। ये तो आपको ऐसे ही उत्तर आना चाहिए कि जो एक शब्द में हो, या छोटा सा उत्तर। चलिए और बताना है। देखो, वस्तुनिष्ठ में आपने क्या किया था, क्या गलती की है, कौन बताया? इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर किए थे तो कि मान की परिभाषा पूछी थी ना, तो उसमें क्या गलती हुई, कौन बताएगा? आपने प्रश्न भी बोला और उत्तर भी बोला, जबकि आपको परिभाषा अकेली बोलनी चाहिए। मतलब ये कि जैसे घमंड को मान कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, घमंड को मान कहते हैं। अब बताना, घमंड को मान कहते हैं या नहीं? हाँ बताइए निधि जी, फिर वो कहेंगे कहते हैं। कहते हैं। क्या किंजल जी इन्होंने सही बोला? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताना, घमंड को मान कहते हैं या माया? मिताली जी? मान कहते हैं। मान, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताना, घमंड को क्या कहते हैं? पूजा जी? घमंड को मान कहते हैं। मान कहते हैं, बस बोलना चाहिए। हाँ, मान किसे कहते हैं? रूपल जी? हाँ, रुचिका जी बोलिए। घमंड को मान कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा। अब फिर अगली परिभाषा ले लें। ऐसे करना, पहले परिभाषा दोहराइए, सिर्फ परिभाषा, प्रश्न नहीं बोलना उसका, परिभाषा दोहराइए, और परिभाषा बोलने के बाद फिर प्रश्न करिए 4 सोपान, और फिर अगली परिभाषा लेने लगिए, और हम कहेंगे आगे बढ़िए, तो आपको फिर वो उस पर भावभाषण वाले पे जाना, फिर जीवनोपयोगी पे जाना है, और फिर आगे बढ़ना है सारांश कथन। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। और कुछ रह गया है सभी छात्रों से? तो बाद में, पहले तो नहीं पूछ रही थी सभी छात्रों से, 2 छात्रों से केवल पूछा, समता जी, समता जी, समता जी।
और सर तब मोबाइल मैंने पे पॉइंट लिखा था, लेकिन बाद में आपने फिर सबसे ही पूछ दिया तो मैंने ये पॉइंट हटा दिया है। और हाँ, आपने मायाचारी वाला जो पूछा था, वो मायाचारी कैसे हुई, मैंने लिखा है। आपने क्या पूछा था मायाचारी के संबंध में? माया माया हाँ। करने वाले जीव। नहीं, कोई भावाभासन वाले में आपने पूछा था कि इसको क्या दूसरे कहते की हैं। प्रशंसा करने की हाँ। तो उसको नहीं, मायाचारी। किसी को सस्ते में कोई वस्तु हाँ, बेच देना, वो क्या है? तो जवाब आया कि मायाचारी। इसमें क्या है, सस्ते में दे रहा है तो। मैंने नहीं। ऐसा बोला था कि हाँ। मीठा मीठा बोल के वो हाँ। वस्तु की झूठी तारीफ करके नहीं, मैंने ऐसा झूठी वाला नहीं था वो, झूठी वाला नहीं था। वो मीठा था मीठा कि आपने किसी को सस्ते में मीठा मीठा कोई वस्तु बेच दी, ठीक है, तो ये क्या है? तो इसमें तो व्यापार है, इसमें सस्ते में देने से कौन सा कोई मायाचारी हो रही। हाँ, ये बोलना चाहिए साथ में कि सस्ते में देने का तात्पर्य कि वो व्यक्ति को अपना वो व्यापार, अपना कस्टमर बनाना चाहता है, ग्राहक, और फिर बाद में महंगी महंगी बेच के ठग लेना चाहता है, या दूसरी वस्तु देगा तो उसमें पैसे ज्यादा ले लेगा, ऐसा कुछ उसमें प्रसंग होना चाहिए, तब मायाचारी कहलाएगी। हाँ बोलिए हीरल जी। वो सर मैंने है ना ગુજરાતીમાં બોલા કે મીઠું મીઠું બોલીને, એટલે અમારી ગુજરાતીમાં એવું હોય કે મીઠું મીઠું બોલીને બીજાને વસ્તુ વેચો ને એટલે તમારા મનમાં માયાચારી હોય, ત્યારે તમે એ વસ્તુની જૂઠી જૂઠી તારીફ કરીને તમે એને વેચી દો। तो आपने झूठी झूठी तो नहीं बोला था? મીઠું મીઠું बोला था। हाँ, अच्छा, मीठू मीठू बोला था। हाँ। चलिए तो ठीक है, बाकी लोग समझ गए थे मतलब। तो इतने ही बोलने से कोई वस्तु सस्ती दे देता है तो इससे कोई मतलब मायाचारी नहीं होती। कभी कभी स्टॉक खत्म करना पड़ता है तो ही व्यक्ति सस्ते में बेच देता है चीजें, जिससे कि पुराना स्टॉक खत्म हो जाए फटाफट और नया स्टॉक आए। कभी कभी पुरानी डिजाइनें हो जाती हैं या कोई बात, कुछ भी हो सकता है, तो उस कारण से भी सस्ता बेचते हैं लोग। तो इसका तात्पर्य मायाचारी नहीं है, लेकिन उसके पीछे यदि कुछ हो कि ये बेच के वो अपना दूसरे को ठगना चाहता है तो मायाचारी कहलाता है। सर हाँ एक जी। बात बोले। हाँ कविता जी। हमने मतलब बताई कोई ब्रांड की चीज है और दी नकली है, तो वो मायाचारी हुई। हाँ, ये तो वही ब्रांड की है जो आपने सुना है ना, बहुत बड़ा ब्रांड, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। ऐसा होता है ना, स्पेलिंग में अलग होता है और वो ऊपर से हाँ, दिखती है हाँ। कि वही बड़ी वाली कंपनी है। अरे वो ये उस कंपनी की चीज है, आपको अभी ऑफर में मिल रही है, तो वो तो मायाचारी हुई। और झूठ का प्रकरण चल रहा हो तो झूठ भी है वो। हाँ, चलिए हो गया। तो आपको प्रोसेस रिवाइज हुई होगी कि कैसे आपको बोर्ड कार्य से लेकर बोर्ड कार्य, फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन, फिर उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, है ना। गलती नहीं पूछी थी अनुकरण वाचन के बाद, आपने डायरेक्ट तारीफ कर दी। नहीं सर, पूछी थी मैंने कि इन्होंने कोई गलती की है। हाँ, बहुत सरस पढ़ा, बहुत सरस मैंने पढ़ा। अपने आप ही बोल दिया कि गलती नहीं की है। हाँ, आपने जब बहुत सरस पढ़ा कह दिया तो गलती की क्या गुंजाइश है ना। चलो कोई बात। तो इस तरह है, अनुकरण वाचन हो गया। फिर उसके बाद विचार विश्लेषण, है ना। विचार विश्लेषण में बाकायदा ध्यान रखा आपने, पूरे स्टेप, मूल्यांकन किया, फिर संवाद किया, उसके बाद आपने स्पष्टीकरण किया। स्पष्टीकरण में भी पारिभाषिक स्पष्टीकरण, और फिर भावभाषण परक, और उसके बाद जीवनोपयोगी, सभी ध्यान रखा है स्टेप्स का। उसके बाद फिर हम पहुंचे बोधगम्य प्रश्नोत्तर, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ में परिभाषा वाले, भावभाषण वाले, जीवनोपयोगी, है ना। और उसके बाद फिर सारांश कथन, और सारांश कथन के बाद ये द्वितीय अन्विति पर पहुंचे। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिया, है ना। और ऐसे फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर जब वो अन्विति खत्म होगी तब आएगा समापन मूल्यांकन, सारांश कथन के बाद समापन और गृह कार्य देंगे आप। तो बहुत अच्छा किया आपने। अब आप गुजराती में पढ़ा रही थी तो आप हिंदी में पढ़ाने लगे बीच बीच में, जैसी सुविधा हुई वैसे आप पढ़ाने लगी।
तो यदि गुजराती में भी पढ़ा रही हैं तो गुजराती में ही पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ा रही हैं तो हिंदी में ही पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ा रही हैं तो अंग्रेजी में ही पढ़ाओ, ऐसा होना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, आपने अच्छा पढ़ाया है। सबको समझ में नहीं आ रहा था वो तो अच्छा, गुजराती समझ में नहीं आ रही? देखो मैं बता देता हूँ, मैंने तो नहीं पूछा किसी से, लेकिन सबको समझ में आ रहा था। ये देखो यहाँ ये सब मैक्सिमम आपके गुजराती जानने वाले हैं। हाथ खड़ा करो, गुजराती कितने लोग जानते हैं? समझते हैं। हाँ देखो, तो ये समता जी, हाँ ये 4-5 तो हो ही गए। मिताली जी नहीं समझती गुजराती? वो वर्ड बीच में समझा नहीं था तो मैंने ही पूछा था एक्चुअली कि उसे वो हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये तो पता चल गया आपको कि मुझे समझ में आ गया सब। हाँ। मैं तो बाकी पढ़ भी हर लेता रोज हूँ, तो सर हम गुजराती हिंदी पढ़ बोलते भी ही लेता नहीं हूँ। है, और रोज तो हम गुजराती भाषा ही बोलते हैं। हाँ ये ठीक है। हिंदी तो मैं ये शिविर में बैठे ना उतने दिनों से ही बोल रही हूँ सर। वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि मैं गुजराती में पढ़ा रही हूँ, है ना? तो आप फिर गुजराती में पढ़ाएंगे, और हिंदी में पढ़ा रही हैं तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, जैसा आपको सूट हो उस दिन बता दें। चलिए अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला कौन व्यक्ति? मुझे मैं पूछूं एक डाउट। मतलब सर सबसे पहला ही पाठ हो समझो पुस्तक का, देव स्तुति हो, तो उसमें पूर्व पाठ मूल्यांकन वैसे तो नहीं होगा, पर ऐसे हम उसमें पूछ सकते हैं ना कि देव दर्शन तो हमने पहले पढ़ा है तो कब पढ़ा था, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये देव स्तुति ये दूसरे भाग का पहला दूसरे पाठ भाग या तो तीसरे भाग का समझो, मतलब फर्स्ट ही हो। समझो क्यों? आप बोलो पहले कौन सा तीसरे समझे? भाग का, तीसरे भाग भाग का दर्शन देव दर्शन पाठ वो है, स्तुति है। तो देव दर्शन स्तुति के पूर्व पाठ मूल्यांकन होगा भाग 2 का। भाग 2 में जो पढ़ाया होगा आखिरी में वो होगा ना। जिनवानी स्तुति है उसमें लास्ट। ठीक है, अथवा आप बच्चों ने देव दर्शन तो किए ही हैं, है ना? वो भी आप पूछ सकते, वो भी पूर्व पाठ ही है, पहले भी पढ़ा चुके हैं ना आप, भाग 1 में पढ़ा चुके हैं। तो जो पहले पढ़ा चुके हैं वो सब पूर्व पाठ है, मतलब उसके आधार से आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो जस्ट अभी तो जस्ट पहले वाला पार्ट ही आपको समझना है। ठीक है, मतलब ये आया समझो, मुझे एग्जाम में सपोज ये आया तो मुझे जिनवानी स्तुति का मीनिंग, क्योंकि वो दूसरे में लास्ट है, अंतिम है, तो वो पूछना है। बिल्कुल 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 यही है। एग्जाम में वो आएगा ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि एग्जाम के पाठ तो हमको बोल दिए गए हैं, वो सब बीच वाले पाठ ही है। अब आप फिर से बताओ कि कौन कौन से पाठ आए हैं, क्योंकि ये किंजल जी अब भी आई हैं, मतलब मैंने 2-3 दिन मिस भी किया है तो पता नहीं है मुझे। फिर से बताओ, कौन बताएंगे? पूजा जी बताएंगी 5 पाठों के नाम। पाप, बालबोध 2 में से पाप और कषाय, और बालबोध 3 में से इंद्रिय, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय। ये 5 पाठ फिक्स हो गए हैं। इन 5 पाठों की अच्छी तैयारी करिए। इनमें से ही कोई पाठ आपको दिया जाएगा, आपके हिसाब से नहीं दिया जाएगा। हम 5 दे दिए, 5 में से जो बोलेंगे वो पढ़ाना होगा, और जिस दिन की जो अनुमिति पढ़वाएंगे वो पढ़ाने होगी। एग्जाम तो ऐसे होगा, है ना? आप बदलवाएंगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, मतलब जो भी डिसाइड होगा कि इतने मार्क्स काटने हैं तो उतने कट जाएंगे। इसलिए आप 5 की अच्छी तैयारी करें, ठीक है? चलिए, अब किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक? हमारी क्लास के तो सबने पढ़ा लिया था। ये मिताली जी हाथ खड़ा कर रही हैं। मैं पढ़ा लूं? कहाँ से हैं? क्या भैया? आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई में रहती हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे आपको पहचानता हूँ। पता नहीं भैया, शिविर में वगैरह शायद देखे होंगे। आपके हस्बैंड मंगलारती हैं क्या? हाँ जी, शालीन जैन। बस तो ठीक है। आपने मेरी वो पोयम्स मैंने भेजी थी आपको। अच्छा, संदीप भैया के हाथ से अच्छा अच्छा। आपने काफी अच्छा काम किया उस पर। अच्छा अच्छा, वो इंग्लिश में करने थे। मुझे मिताली जैन दिखा तो मुझे लगा कि आप ही होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। चलिए आप पढ़ाइए अब।
ऑलरेडी। हाँ जी भैया। हाँ जी, पढ़ाइए मिताली जी। हाँ भैया, हाँ भैया। और आगे भैया और कुछ रहे तो आप बताइए ऐसे ही काम, मतलब मुझे तो याद नहीं, बहुत टाइम हो गया उसको, 4-5 साल तो हो गए। बिल्कुल, जरूर जरूर। जी भैया। हाँ, कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? भैया श्रावक के अष्टमूल गुण में प्रथम अंतिम और द्वितीय, द्वितीय अंतिम अनविति। प्रथम दिन की अंतिम अनविति, मतलब दूसरी अनविति। वो अनविति है, अंतिम है वो। पेज 14 से सुबोध सुबोध कह रहे हैं मधु त्याग तो वहां से एंड तक का की धारण करते हैं। एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, पेज 14, मतलब मेरे पीडीएफ में पेज 14 है। हाँ। सुबोध कहता है मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं। वहां से अंत तक का की धारण करते हैं। मतलब मध्य और मांस दोनों लेना है। मध्य मांस और पंचोदम्बर। पांचोदम्बर पर, तो ये दूसरे दिन की अनविति ले रही। अच्छा, मैंने भैया इसको एक दिन में ही 2 अनविति में डिवाइड किया था पूरे पार्ट। अच्छा, 2 ही में किया है। हाँ, तो चैप्टर 2 में छोटा नहीं, ये पार्ट 4 अनविति में करना पड़ेगा या 3 में तो करना ही पड़ेगा। मैंने ऐसा लिया था कि श्रावक के बारे में और मूलगुण निश्चय व्यवहार और मधु एक अनविति में, और मध्य मास और पांचों में, क्योंकि पांचों तो डेफिनेशन है बस। पढ़ाइए। तो आप यहाँ से मधु त्याग से पढ़ा रही हैं। मधु त्याग हो चुका। मधु त्याग हो चुका। हाँ, मधु त्याग प्रथम अनविति में हो गया। मध्य त्याग से मध्य त्याग, ठीक है, मध्य त्याग से लेकर मास त्याग और पूरा पांचोदम्बर फल भी। जी भैया, ठीक, पढ़ाई। तो अभी तक हमने मधु त्याग के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, श्रावक क्या होता है और उसके निश्चय क्या, अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो बताइए, हम जैन हैं, आप जैन हैं, हम सब जैन हैं, हम नॉनवेज तो कभी नहीं खाते, शराब तो कभी नहीं पीते, ऐसा ही मानते हैं ना हम। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि अनजाने में, इग्नोरेंस में तो हम कभी इनका सेवन कर ही लेते हैं, तो शॉकिंग है ना हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि किन किन चीजों के थ्रू हम इनका सेवन गलती से कर लेते हैं। तो चलिए, अब मैं ये पाठ पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे, और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, जो जो मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, उन बिंदुओं को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और मैं इसके बाद किन्हीं भी 2 छात्रों को पढ़वाऊंगी। आपको भी अच्छे से प्रॉपर वे में इसी तरह से पढ़ना है, इसलिए आप सबको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए, सुबोध, मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, पर मध्य त्याग किसे कहते हैं? आगे बढ़िए। तो अब आप लोग ने अच्छे से सुना होगा, ऐसा मैं समझती हूँ, और अंडरलाइन भी किए होंगे पॉइंट्स। अब आप लोग में से चलिए, आप कविता जी आप और निधि जी आप दोनों, कविता जी आप सुबोध का पार्ट और निधि जी आप प्रबोध का पार्ट पढ़िए, और आप सब बच्चे, बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं बीच के प्रकरण में से किन्हीं भी 2 को उठा के पढ़वाऊंगी, इसलिए आप लोग को अच्छे से सुनना है। हाँ, पढ़िए। मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, पर मध्य त्याग किसे कहते हैं? आगे बढ़िया। आप कोई बताएगा क्या इन्होंने कोई गलती की है क्या? कोई बताना चाहेगा? थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था, थोड़ा सा स्लो पढ़िए, जिससे सारे छात्रों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, इस प्रकरण के वाचन में आप लोग को इसमें से क्या क्या समझ में आया? कौन बताना चाहेगा? रूपल जी, आप बताइए। नहीं, ग्रुप में आंसर। वेरी सॉरी, कैन नॉट कम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, रूपल जी बोलिए। कोई और? वो अनम्यूट हो गए। मैं पढ़ूं सर? हाँ, अनुराधा जी आप बताइए, क्या मुख्य पॉइंट्स थे इसमें? मुख्य पॉइंट्स में ये है कि शराब वगैरह जो मादक वस्तुओं हैं, उनका सेवन करने का त्याग यानी कि मध्य त्याग है।
और ये जो मद्य है वो पदार्थों को सड़ाकर बनाई जाती है और इसके सेवन में बहुत से जीवों का घात होता है और यह नशा उत्पन्न करने के कारण जीव को पागल बना देती हैं। अतः इनका त्याग करना ही जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और क्या क्या आया था, कौन बताएगा? और मांस में त्रसजीवों की असंख्य त्रसजीवों की हिंसा होती है, इसलिए मांस का त्याग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो अब हम इसको परिभाषा के थ्रू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ हमने श्रावक के बचे हुए मूल गुण पढ़े, हम मधु पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो मद्य त्याग का क्या अर्थ है? मद्य त्याग का अर्थ है शराब, ड्रग्स आदि चीजें जो नशा उत्पन्न कराती हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए। तो इनका त्याग क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है? एक तो नशे से इंसान की बुद्धि विपरीत चलने लगती है, उसे सही गलत की समझ नहीं रहती और इससे वो पागल सा हो जाता है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें अनंत जीवों का घात होता है, सड़ा गलाकर चीज बनाई जाती है, इसलिए अनंत जीवों का इसमें घात होता है, इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मांस त्याग क्यों करना चाहिए? मांस का त्याग कि त्रसजीव का तो इसमें घात होता है, हमें साक्षात दिखता है कि कोई बड़े से त्रसजीव का घात करके इसको उत्पन्न किया जाता है, इससे तो जीव के परिणाम भी क्रूर हो जाते हैं, इसलिए हमें मांस का त्याग करना चाहिए। और यही नहीं, हमें मृत जीव का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी निरंतर त्रसजीवों की उत्पत्ति चलती रहती है, चाहे वो कच्चा मांस हो, चाहे पक रहा हो, चाहे पका हुआ मांस हो। और यहाँ तक कि जो अंडा है वो भी त्रसजीवों का समूह होने से उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप सब जानते हैं पंचोदंबर फल कौन से होते हैं? कुछ नाम सुना है कभी? सुनिए चलिए, बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर, पाकर, ये 5 जाति के फल उदंबर फल कहलाते हैं। इन्हें फिग फैमिली भी कहा जाता है इंग्लिश में। इनके बीचों बीच में बहुत से सूक्ष्म त्रस जीव रहते हैं, इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब मूल बात ध्यान से सुनिए, हमारा जो परम कर्तव्य है वो क्या है? वो हमारा परम कर्तव्य आत्म कल्याण करना है। तो जो जीव आत्म कल्याण करना चाहता है उसे श्रावक के अष्टमूल गुणों को धारण करना तो अनिवार्य है, उसके बिना उसकी बुद्धि नहीं चलेगी कि हमें इन अष्टमूल गुणों को धारण करना चाहिए, इसलिए इन्हें धारण करना अनिवार्य है। अब मैं समझती हूँ कि आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा इस चैप्टर का। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ वीडियोस देखेंगे। भैया को होस्ट बना सकते हैं शेयर स्क्रीन करने के लिए क्या? चलिए आगे फिर कभी। हाँ ठीक है। एक्चुअली मैंने अध्यात्म प्रकाश जी से पूछा था मैसेज करके, उन्होंने कहा था कि आप करिए वैसा, तो सामूहिक क्लास में अगर उन्होंने दे दी परमिशन तो मैं कर दूंगी वहां पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक मिनट मैं देखता हूँ। अब बस आपको मेरे इस पे जाके को होस्ट कर देना है। बोर्ड, अच्छा आपके उसमें जाके और आपको होस्ट बनाना है। ठीक है यार, मेक होस्ट, हम होस्ट बना दीजिए। ठीक है, यू आर होस्ट। हाँ भैया। हाँ, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा देखते हैं कि मद्य त्याग से कैसे दुर्दशा हो सकती है जी। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड भैया, हैंग हो गया है। देखिए कैसे शराब पीकर मद्य का सेवन करके जीव कहीं भी पड़ा रहता है, एक कुत्ता उसे सूंघ रहा है, चाट रहा है। हमें दिखने में तो बच्चों को बड़ा फनी सा लग रहा होगा, ये वीडियो हंसी आ रही होगी, पर सोचिए मद्य सेवन करने से इस तरह की दुर्दशा हो जाती है कि उसे कोई सुध बुध नहीं रहती है। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि मद्य के सेवन से बहुत सी और भी हानियां होती हैं, जैसे लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, यहाँ तक कि हार्ट में, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह हमने देखा कि मद्य सेवन से किस तरह दुर्दशा होती है।
अब आप ये बताइए मुझे कि आपके घर पे कोई चीज बनी हो और वो चीज आपके अगर फंगस लग जाती है ना, हमारी 1-2 दिन हो जाते हैं, हमारी कटोरी में पड़ी रह जाती है, कुछ सब्जी है या रोटी का टुकड़ा है, कुछ फंगस लग गई, तो हम उसे खाते हैं क्या, उसका सेवन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, उसे तो सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सड़ गई है। तो इस तरह सड़ी हुई तो मद्य भी बना है, तो हम कैसे मद्य का सेवन कर सकते हैं? इसलिए हमें कभी भी किसी भी तरह से मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मांस त्याग के बारे में जानते हैं। तो नॉन वेज जैसे कोई स्लॉटर हाउस हो, कोई बूचड़ खाना हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नॉन वेज बन रहा हो, तो हमें तो उसको देख के ही साक्षात घृणा उत्पन्न हो जाती है। जब घृणा उत्पन्न देख के हो रही है तो हम उसका सेवन कैसे कर सकते हैं? हम अपने अंदर उस चीज को कैसे डाल सकते हैं? इसलिए हमें उसका भी सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और आजकल तो मॉक मीट नाम से चीजें मिलने लग गई हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, पर नाम नॉन वेजिटेरियन है, दिखने में नॉन वेज है, पर है वेजिटेरियन फूड। तो ऐसे का सेवन तो हम कर सकते हैं ना, वेजिटेरियन तो है। तो कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे हमें भाव हिंसा का दोष लग रहा है, हम भावों से उस नॉन वेज को ही खा रहे हैं। इसलिए हमें वैसी चीजों का भी कभी सेवन नहीं करना चाहिए। अब पंचोदंबर फल में आपने कभी देखा है कभी पंचोदंबर फल खोल के? उसके लिए मैं आपको एक वीडियो छोटा सा दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे ये मॉक मीट है, देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा मीट, पर ये मीट नहीं है, ये वेजिटेरियन फूड है। इसीलिए हमें चीजों को देख के कभी भी उनका सेवन करना चाहिए। ये देखिए, ये अंजीर है जो कि पंचोदंबर फल में आता है। इसको खोलने पर इसमें से तुरंत आपको दिखेंगे कि जीव निकल कर आ रहे हैं। देखिए उड़ते हुए जीव दिख रहे हैं। तो इसमें तो हमें साक्षात ही हिंसा दिख रही है। इसलिए हमें इन सब चीजों का कभी भी उपयोग, कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब का त्याग ही करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, वहां आपके फ्रेंड ने आपको केक ऑफर किया ना, केक दिया, तो आप क्या करेंगे? तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इतने जागरूक बने कि आप उसे पूछें कि ये वेज है, एगलेस है, घर पे बना हुआ है, भक्ष्य है कि नहीं है। आपको कभी भी भक्ष्य चीजों का और जो मद्य मांस मधु इन चीजों के अलावा जो चीजें हैं उनका ही सेवन करना चाहिए। इसके बाद अगर डॉक्टर ने आपको कभी कफ सिरप पीने के लिए दी, तो भी आपको उसके कंटेंट्स पढ़ने चाहिए, उसमें क्या कंटेंट्स है, उसमें कहीं मधु तो नहीं है, कहीं उसमें अल्कोहल कंटेंट तो नहीं है, ये करना चाहिए। और आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप कॉलेज में आ जाएंगे, ऑफिस में आ जाएंगे, आप ऑफिस जाने लगेंगे, तो आपकी पार्टीज होंगी, कोई इवेंट्स होंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मद्य का सेवन कोई फैशन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, उसको हमें कभी फैशन या दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। चलिए, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इन सब का त्याग ही मूल गुण है। अच्छा, एक और बात, हम किसी से पूछते हैं कि अष्टमूल गुण क्या है, तो वो क्या कह देते हैं? मद्य मांस मधु पंचोदंबर। ये अष्टमूल गुण है क्या? इनका त्याग अष्टमूल गुण है। हमें बोलना चाहिए मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, पंचोदंबर फल का त्याग, इनका त्याग अष्टमूल गुण है। तो चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न उत्तर देती हूँ, आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए। आपने अपनी कॉपी खोलिए। मद्य त्याग किसे कहते हैं? ठीक है, हो गया, आगे। गया। हाँ, अब मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगी, आपको उन्हें अच्छे से याद करनी है। तो शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग ही मद्य त्याग है। शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग ही मद्य त्याग है। तो चलिए बताइए, शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग मद्य त्याग है या नहीं? हाँ बताइए, हीरल जी बताइए। हाँ, मद्य त्याग है। बढ़िया। सेवन नहीं करना मद्य त्याग है। हाँ, शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग मद्य त्याग है या मधु त्याग है? बताइए पूजा जी। मध्य त्याग है, मध्य त्याग। बढ़िया। शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग क्या है? बताइए तनु जी। मद्य त्याग है। बढ़िया। किंजल जी बताइए, मद्य त्याग क्या है? शराब वगैरह मादक वस्तुओं का सेवन करना मद्य, शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने के त्याग को मद्य त्याग कहते हैं।
बढ़िया। तो इस तरह ये परिभाषा लर्न करी हमने। अब हम सेकंड एक और परिभाषा याद करेंगे। बर्ड, पीपर, कूमर, कटूमर, आगे। जी है। हाँ, अब बताइए, मैं आप लोग से प्रश्न पूछूंगी, आप लोग उत्तर देंगे। आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आप लोग से पूछूंगी। मद्य सेवन से क्या हानि होती है? अनुराधा जी बताइए, मद्य सेवन से क्या हानि होती है? जीव अपना स्वभाव यानी अपनी भान को भूल जाता है और पागलों की तरह पड़ा रहता है। इससे उसका अपना तो है ही है नुकसान, और दूसरा उसके परिवार वालों को भी नुकसान होता है। बहुत बढ़िया। मद्य सेवन में हिंसा किस प्रकार होती है? रुचिका जी बताइए। मद्य सेवन में त्रस्तीवों का घात होता है। त्रस्तीवों का घात होता है, बढ़िया। मृत जीव के सेवन में क्या दोष है? समता जी, मृत जीव है उसके सेवन में क्या दोष है? जो जीव मृत, एक तो उस जीव के मारने का दोष लगता है, प्लस उसमें कंटिन्यूअस उसी टाइप के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो हम सिर्फ एक ही जीव को नहीं खाते, उसके साथ अनंत जीवों को खाने का दोष लगता है। बिल्कुल, अनंत त्रस्त जीव है वो भी, स्थावर भी नहीं, त्रस्त जीव अनंत। जी, मांस सेवन से परिणाम क्रूर क्यों होते हैं? ये कौन बताएगा? हीरल जी आप बताइए। क्रूर होते हैं क्योंकि उसमें भी 10 जीवों का घात होता है और वो बहुत खाया। जैसे अपन ये वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं, तो इसमें अपन ऐसे पूछ सकते हैं कि मांस खाने से परिणाम क्रूर क्यों होते हैं? पहला, असंख्य जीवों का घात होता है। दूसरा, कोई और ऐसा लगा दें अपन, कोई और पॉइंट कि किसी जीव को कुछ एक जीव का घात होता है। अपने अंदर के दया भाव का भी तो नाश होता है, इसलिए हाँ, वो नॉर्मलाइज, एक्चुअली मुझे वो पॉइंट लेना था, मैं रह गया कि बहुत नॉर्मल। 3-4 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से फिर वो पर्टिकुलर ही उत्तर आएगा। हाँ ठीक है। असंख्य जीवों का घात होता है, तो ऐसे वस्तुनिष्ठ के अपन ये भावभाषण वाले और जीवनोपयोगी कर सकते हैं, जिससे कि आंसर फटाफट वही आएगा, एक शब्द वाला या आधे वाक्य वाला, ऐसा आएगा। ऐसी कोशिश करें आप लोग। अभी तो ठीक है, चलिए। उदंबर फल खाने में क्या दोष है? अनुराधा जी। पंच उदंबर फल खाने में दोष लगता है क्योंकि उसमें हर समय मतलब त्रस्त जीवों की उत्पत्ति रहती है, और त्रस्त जीव जैसे अभी आप उसको खोलोगे तो वो ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और त्रस्त जीव की उत्पत्ति बिना तीव्र राग के नहीं हो सकती, मतलब खाने का भाव नहीं हो सकता। तो स्पष्ट राग की उत्पत्ति वो भी मतलब दुख का ही कारण है। तो हमें अष्टमूल गुण किस कारण से धारण करना चाहिए? किस लिए धारण करना चाहिए? क्यों धारण करना चाहिए? हाँ, किंजल जी बताइए। हमें आत्मज्ञान, हमें अपना कल्याण करना है, और आत्मज्ञान करना है तो उसके लिए हमारी पात्रता तो उतनी होनी चाहिए कि हम त्रस्तों का घात ना करें, और इन सब चीजों से वो होता है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। बढ़िया। अंडा तो हम किसी जीव को मारकर नहीं बनाते, तो फिर उसको सेवन में क्या दोष है? निधि जी बताइए। सबसे पहले तो अंडा भी त्रस्त के मांस से ही बनता है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। और वो उसका क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्रीशन है एक पक्षी का, इसलिए नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं आप लोग को कुछ सिचुएशंस दूंगी, आप थोड़ा सा विचार करके उसका उत्तर देना। जैसे अगर आप बारिश में भीग गए और आपने आइसक्रीम खा रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कफ सिरप दे दिया आपको, तो अब क्या करेंगे? आप घर आके वो कफ सिरप जल्दी से एक चम्मच में स्पून में लेंगे और पी जाएंगे, है? ऐसा करेंगे? क्या करेंगे बताइए, तनु जी बताइए। पहले उसके कंटेंट्स चेक करेंगे कि कहीं उसमें मधु या अल्कोहल तो नहीं है, फिर पिएंगे। बढ़िया, अगर नहीं होगा ऐसे ही करना चाहिए कि कब भी हम इतने जागरूक रहें कि हमें कंटेंट्स पढ़ना, हमें किसी भी चीज के हम कंटेंट्स पढ़े। अच्छा,
अब बताइए, किसी ने आपको मिठाई ऑफर कर दी, ठीक है, कोई आपके घर आया था, मिठाई लेकर आ गया, अब आपको उस मिठाई को खा लेना चाहिए। मिठाई तो शक्कर की बनी है या गुड़ की बनी है, मिठाई खाने में क्या दिक्कत है? तो क्या पता करना चाहिए इसमें? कविता जी बताइए। म्यूट है। अनम्यूट। सॉरी, मिठाई सात्विक तरीके से बनी है या नहीं, और उसमें कहीं गलत तरीके से बना हुआ चांदी का वर्क तो नहीं लगा हुआ है, ये देखना चाहिए, तभी खाना चाहिए। नहीं, अभी हमने जो पार्ट पढ़ा उसके आधार से हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अब पल्लवी जी आप बताइए। शहद का उपयोग तो नहीं हुआ है मिठाई बनाने में? नंबर कोई अंजीर की मिठाई, किसी और हाँ, चीज हाँ। की मिठाई, इंग्रेडिएंट पता करना चाहिए उसका। कि अंजीर बहुत फेमस है मिठाइयों में ना, मिठाइयों में बहुत फेमस है, जी, वो जी, डल जी। जाता है। अच्छा, पंचोदंबर फल में फेमस कौन कौन से फल हैं जो आपको पता है? ये कौन बताएगा? अनुराधा जी आप बताइए। शायद कभी कभार मेरे ख्याल से बड़ का फल दवाइयों के रूप में यूज करते हैं, और ममता जी आप कटुमर, कटहल सबसे ज्यादा देखने में आता बढ़िया, है। बिल्कुल कटहल है, अंजीर है, ये बिल्कुल फेमस है, तो ये तो हमें पता है, तो हमें इनका तो ध्यान बिल्कुल देना ही चाहिए। बढ़िया, तो आज हमने क्या सीखा हम इसे देखेंगे। शराब वगैरह जो मादक वस्तु हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, उनका सेवन ना करना ही मद्य त्याग है। इसमें जीव व्यसनी होकर विपरीत बुद्धि से चलता है, और साथ ही इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, उसमें अनंत जीवों का घात होता है। मांस के सेवन में निरंतर त्रसजीव का घात होता है, इसलिए हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पंचोदंबर फल यानी बड़, पीपर, उमर, कटुमर, पाकर, ये फिग फैमिली के फल हैं, हमें इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी निरंतर त्रसजीवों का घात होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि जीव आत्म कल्याण करना चाहता है तो अष्टमूल गुणों का पालन करना ही चाहिए उसे। चलिए, अब पूरे पाठ का हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक कौन होता है? कौन बताएगा? पूजा जी बताइए। अब भैया क्वेश्चन था कि श्रावक इसमें दिया नहीं है, डेफिनेशन उसका ले सकते हैं क्या? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। आपने लिखाया था क्या? पहली अनुमति थी भैया, लिखा दिया होगा, यही मान रहे हैं। इसमें आया नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है श्रावक की डेफिनेशन। यदि आपने लिखाया होता तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और चलिए, और अगला प्रश्न करिए कोई। हाँ, निश्चय मूल गुण किसे कहते हैं? नेक्स्ट बढ़िए, अगले सोपान पर जाइए। हाँ भैया, चलिए, अब आपको ये होमवर्क मिलता है कि आपको ये सारी परिभाषाएं याद करके आनी है, इन सारे अष्टमूल गुणों की। इसी के साथ निश्चय मूल गुण और व्यवहार मूल गुण क्या होता है, इनकी भी परिभाषा याद करके आनी है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल आपको होमवर्क करना है कि इन अष्टमूल गुणों का अपने जीवन में प्रयास करना है कि इनका हम पालन कर सकें, ठीक है। और एक होमवर्क ये कि आपको YouTube पे ये 2 वीडियोस देखना है। कौन से 2 वीडियोस? कि हाउ इज हनी मेड, मधु किस तरह बनता है, एक ये वीडियो। और पंचोदंबर फल के लिए आप फिग का वीडियो देखिए कि उसमें जीव कैसे होते हैं, और अपने किन्हीं भी 5 फ्रेंड्स को ये दिखाइए और उनसे भी कहिए कि इनका त्याग क्यों करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? इंद्रियां है नेक्स्ट चैप्टर, तो उसको भी पढ़कर आइए एक बार, और जो मुख्य बिंदु होंगे उन्हें अंडरलाइन करके आइए। चलिए, ठीक है। जय जय सभी को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाया है आपने। तो बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और इन्होंने पहले दिन की दूसरी अनुमति ली थी, इसलिए उसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर उसके बाद विचार विश्लेषण, और फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सारांश कथन, समापन मूल्यांकन और गृह कार्य, ये सभी सोपान आपने लिए, क्योंकि ये दूसरी अनुमति थी। इससे हमारा काम आसान हो गया कि आज एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि एक दिन में हमें
किस तरह बोर्ड कार्य से लेकर आखिरी गृह कार्य तक करना है 2 अनुविधियों में विभाजित करते हुए, तो प्रोसेस तो पूरी हो गई। चैप्टर भले ही अलग अलग थे, ठीक है ना। तो अब किसी ने कोई गलती नोट की हो कि क्या कोई बात ऐसी हुई हो जो अपनी प्रोसेस के अंतर्गत नहीं है, या फिर कोई बात ऐसी होगी जो नहीं कहना चाहिए, या फिर कुछ सुधार हो सकता है, तो कोई बताए। हाँ, अनुराधा शाह, क्या बोल रही हैं आप? हाँ जी सर, इन्होंने बहुत बहुत अच्छा और मतलब उदाहरण भी प्रैक्टिकल देख करके बताया। तो ये एक ज्यादा अच्छा है कि भाई बोलने से ज्यादा अच्छे बच्चे जब पिक्चर देखते हैं तो उनके माइंड में सेट हो जाता है। बस मुझे थोड़ा ये लगा कि थोड़ा अगर जरा सा अगर बच्चों के हिसाब से तो थोड़ा स्लो बोलते तो शायद बढ़िया रहता, थोड़ा स्पीड में चला गया, थोड़ा मुझे ऐसा लगा। बाकी बहुत अच्छा था उनका। तो चलिए, ऐसा मुझे तो नहीं लगा, और लोगों को लगा क्या ऐसा कि जल्दी जल्दी बोल रही हूँ? ये प्रॉपर वे में चल रहा था और एक एक चीज समझ में आ रही थी। कोई बात नहीं, अपना अपना व्यू है। बाकी मेरा काम है कि सही बताना, क्योंकि मिताली जी सोचने लग जाएंगी कि अरे यार मैं क्या स्पीड में बोल रही थी, तो और स्लो बोलने लग जाएंगी तो बच्चे बोर और हो जाएंगे। तो इतना भी स्लो नहीं बोलना है कि बच्चे बोर हो जाएं, और इतना भी स्पीड में नहीं बोलना है कि समझ में ही नहीं आए। मध्यम गति चलना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि प्रॉपर चल रही थी। चलिए, तो और कोई कुछ बताना चाह रहा है क्या? अभी तारीफ हो गई है, अब आप तो सिर्फ गलती बताइए, है ना। हाँ, कौन बताना चाह रहा है? धीरज जी बोलिए। उन्होंने बीच में एक बार ऐसा बोल दिया था कि आप हैंड रेज करना, मैं आपसे नहीं दे रहा है पंडित जी। क्या हैंड रेज का बोला क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, पंडित जी, हाँ, उन्होंने बीच में एक बार ऐसा बोला था कि आप लोग हैंड रेस करना, मैं किसी से पूछूं। ठीक है। लिंक है, मुझे शेयर करेगा फिग्स का। आप उदंबर फल वाला। ठीक है। अब देखो, मैं बता देता हूँ, 2-3 बातें मैंने नोट की हैं जो, एक तो अभी अभी जो पूर्व पाठ मूल्यांकन आपने किया, उसमें नहीं, पूर्व पाठ नहीं, समापन मूल्यांकन आपने जो किया आखिरी में गृह कार्य के पहले, इसमें एक मिस्टेक हुई है। कौन बताएगा? वो असली पॉइंट तो आपने पकड़ा ही नहीं। निधि जी बताइए। हाँ सर, वस्तुनिष्ठ का तीसरा सोपान लगता है। हाँ, और मिताली जी ने कौन सा लगाया? वो पूरी परिभाषा चौथा वाला पूछ रही थी। चौथा लगाया। क्लियर? तो आपको अभी अभी पढ़ाया है, इसलिए आप पूरा यदि इस तरह पूछेंगे तो बच्चों को कठिन हो जाएगा। तो तीसरा सोपान लगा के पूछें, है ना, परिभाषा पूरी बोलते हुए क्या कहते हैं। ओके। और एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब आपने व्यक्तिगत प्रश्न कर लिया था कि तनु जी आप बताइए, नहीं, किंजल जी से पूछा था। किंजल जी गायब हो गई, तो सामने ही है। तो किंजल जी आप बताइए, ऐसा करके पूछा था ना एक प्रश्न सीधा। तो सीधा प्रश्न नहीं करना है, प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत। एक ही बार हुआ है ऐसा। तो भैया हमें प्रश्न बोलना है और फिर बोलना है कि आप बताइए। आप प्रश्न पहले बोलिए, फिर आप एक से पूछिए कि अच्छा आप बताइए, ऐसा। ओके। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप इसी तरह पढ़ाते रहें, कोशिश करते रहें, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी अध्यापिका बन सकती हैं। और पाठशालाएं ऑनलाइन ऑफलाइन
जैसी भी व्यवस्था होगी आप संचालित कर सकती हैं। ऑनलाइन का भी अच्छा अनुभव है, आपको फटाफट आपने शेयरिंग वगैरह सब कुछ किया, तो ये ऑनलाइन में ये सब कंटेंट शेयर करना आना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। तो वो आपने सब किया है, तो ये आप पढ़ाते ही वैसे यहाँ मंडल के बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब कौन पढ़ाएंगे आगे? किसने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ाया है? कोई है क्या ऐसा? सर मैं पढ़ाऊं? कौन? मुझे समझ में नहीं आ रहा किसने बोला मैं पढ़ाऊं। रूपल सेठ, मैं हूँ सर। आपका वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? सर मैं हाँ प्रोसेस तो सबको अब समझ में आ गई है। शेट्टी सर। यहाँ अब 8:30 बज गए ना, इसलिए शोर होने लगा है। अपन चाहे तो आज 7 बजे फिर से क्लास ले सकते हैं, है ना? 7 बजे कितने लोग आ सकते हैं? क्योंकि अभी 2-3 दिन ठीक से क्लास हुई नहीं, तो 7 बजे बराबर आ सकते हो तो बोलिए, तो मैं उस हिसाब से मैं प्रोग्राम अरेंज कर लूँ। नहीं ठीक है, तो 7 बजे एक और अपन क्लास कर लेंगे। जितने लोग आ सकेंगे वो आ सकते हैं, है ना? वो पढ़ाएंगे और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर इसी लिंक पे ना? हाँ, इसी लिंक पे, यही लिंक लेना है आपको। हाँ, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिकल बाकी है। हाँ, शाम को दे दूँ। बिल्कुल। और किसका बिल्कुल भी नहीं हुआ? मेरी क्लास के तो 5 लोग हैं, तो 5 का हो गया था। सर ऑनलाइन क्लास में नहीं हुआ, हमारे अपने क्लास में हुआ है। अच्छा, यहाँ भी हो गया है तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो आप करें। शाम को 7 बजे अपन फिर से एक क्लास अभ्यास कक्षा शुरू करेंगे, तो उसमें आप पढ़ाएं और अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है? बाकी 5 पार्ट जो बताए हैं अच्छी तैयारी करिए। अब मिताली जी, आप जो 5 पार्ट हैं उनमें से ही पढ़ाना है, ठीक है? अगली बार जब आप पढ़ाएंगी तो इन 5 में से ही आपको कोई पार्ट आज क्लास में पढ़ाना ही है, यही मैंने, है ना? ओके। सर एक क्वेश्चन ये कि अभी यहाँ पे जब अगर हम दे रहे हैं प्रैक्टिकल, तो वहाँ भी देना होगा मतलब? हाँ, अभी तो ये प्रैक्टिस क्लास है, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, नहीं अभी जो सामूहिक क्लास चल रही है, सामूहिक क्लास है उसमें पढ़ाना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ एग्जाम जब होगा प्रैक्टिकल, उसमें आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, अभी अपन मीटिंग एंड करते हैं क्योंकि काफी शोर हो रहा है। तो सभी सेकंड लेसन प्लान कब तक देना है? कल सुबह तक, ठीक है? ठीक है, ओके। कल सुबह पहली क्लास। नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशोक जैन, शास्त्री हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ अभ्यास कक्षाएं 10 साल से करीब ले रहे हैं, है ना? तो अब तो अभी फिलहाल 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो यहाँ अभी ऑफलाइन भी लेता हूँ मैं 1:30 से 3:30। आज वो बच्चे सभी मांगी तुंगी गए थे, तो इस कारण से मैं फ्री था, तो इस टाइम में मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन क्लास में ले लेता हूँ, है ना? भाई साहब आप प्रवचन करने जाते हैं क्या बाहर? हाँ, जाता हूँ। अच्छा, तो आप अपना नंबर दीजिए ना, यहाँ गुजरात में हमें मतलब कभी बुलाना हो तो हम बुला सकते हैं। गुजराती में प्रवचन नहीं करता मैं। हाँ, वो हिंदी सब समझते हैं, यहाँ पे सभी पंडित आते हैं। हिंदी में करता हूँ। हाँ। डॉक्टर प्रवीण जी मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको तो आप जानती होंगी। हाँ जी। और मेरी 2 किताबें अभी विमोचन हुआ था, कथा बत्तीसी का, वो मेरी किताबें हैं। और अगली आने वाली है जैन राइम्स एंड पोएट्री। तो आप बांसवाड़ा रहते हो क्या? हैं? आप बांसवाड़ा रहते हो? वो बांसवाड़ा वो रहते हैं, मैं इंदौर रहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। हाँ, अभी बोलूं? हाँ बोल दीजिए। 96 175 हाँ
60 हाँ जी 570 मैं रिपीट करती हूँ 9617500570 9617560 हाँ बराबर ओके ठीक है। चलिए हाँ जी अभी नौमान मंत्र का स्मरण करेंगे और इस तरह आज की क्लास पूर्ण होगी। सभी काय उत्सर्ग करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।